आज के इस लेक्चर में हम लोग एग्जाम्पल्स करेंगे काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में, जिसमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का रिलेशन होगा। पहले मैं आपको एक बार रिकैप करा देता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है। जैसे मान लेता हूँ कि ये पार्टिकल है, दो तरह का मोशन हो सकता है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का क्या मतलब होगा कि जैसे यहाँ पर पार्टिकल है, इसकी वेलोसिटी v है, इधर गया, यहाँ पर आ गया ये, तो इस v यहाँ पर है। ये सब मैंने प्रूव करके बता दिया है कि वेलोसिटी टेंजेंशियल होगी, तो हर जगह वेलोसिटी क्या है, सेम है। ये नॉन यूनिफॉर्म मान रहा हूँ मैं, नॉन यूनिफॉर्म में मान लिया मैंने वेलोसिटी v है, फिर यहाँ v1 हो गया, फिर आगे गई v2 हो गया, फिर आगे गई v3 हो गया। इस तरह से उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, स्पीड बदल रही है। यदि स्पीड कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म, स्पीड वेरिएबल है तो नॉन यूनिफॉर्म। ये कहलाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और यहाँ स्पीड उसकी चेंज हो रही है, सो इट इज़ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। अब हम जब इसमें देखते हैं तो एक रिलेशन मैंने आपको क्या बताया था, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये सब प्रूव करा दिया है मैंने। यहाँ रेडियस इसकी आर है। सेकंड, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वी सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई आर, या यहाँ पर हो जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर। थर्ड, स्पीड कांस्टेंट है तो ए टी जीरो होगा, ए टी ज़ीरो है तो अल्फ़ा भी क्या होगा, जीरो होगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन जो है, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये हमेशा सेंटर की तरफ होगा, एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन। क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से एक एक्सेलरेशन होगा, जिसको हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या नॉर्मल एक्सेलरेशन बोलते हैं। और ऐसी हो जाएगा बी स्क्वायर बाई आर, आर ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर थोड़ा सा कहानी डिफरेंट है। यहाँ ए जब लेंगे तो किसी भी इंस्टेंट पर v इज इक्वल टू आर ओमेगा, b1 लेंगे तो b1 इज इक्वल टू आर ओमेगा 1, एक ये हो जाएगा। दूसरा, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन इस इंस्टेंट पे मैं भी निकाल रहा हूँ, ये होगा v स्क्वायर बाई आर या आर ओमेगा स्क्वायर। क्योंकि हर जगह v या ओमेगा अलग अलग है, सो AC भी अलग अलग आएगा। अब यहाँ होगा AT टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, दैट विल बी dv बाई dt, या AT इज इक्वल टू r इंटू अल्फ़ा। एंड फोर्थ होगा अल्फ़ा इज़ d ओमेगा बाई dt, ऐसे बता सकते हैं। और नेट एक्सेलरेशन यदि आपको निकालना होगा इसमें, तो नेट एक्सेलरेशन दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर होंगे, AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। इस पर बेस्ड हमें क्वेश्चन लगाना है। तो या तो हमारा मोशन यूनिफॉर्म होगा या तो नॉन यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म है तो वेलोसिटी और रिलेशन आएगा v इज इक्वल टू आर ओमेगा, इसमें v इज इक्वल टू आर ओमेगा, लेकिन हर जगह इसकी स्पीड अलग अलग होगी, तो ओमेगा और v दोनों अलग अलग होंगे। यहाँ एक्सेलरेशन AC होगा v स्क्वायर बाई आर या आर ओमेगा स्क्वायर। AT नहीं होगा, जब AT नहीं है तो अल्फ़ा नहीं होगा। AT जीरो होने का मतलब स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड मतलब v कांस्टेंट हो गई तो ओमेगा कांस्टेंट हो गया, ओमेगा कांस्टेंट हो गया तो अल्फ़ा की वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी। यहाँ पर v इज इक्वल टू आर ओमेगा, AC होगा v स्क्वायर बाई आर ओमेगा स्क्वायर। हर जगह अलग अलग होगा, इसलिए आपको दिया रहेगा कि मोशन स्टार्ट होने के कितना टाइम बाद अपने को एक्सेलरेशन चाहिए या किस वेलोसिटी पर चाहिए, ये हमेशा दिया रहेगा। AT dv बाई dt, d बाई dt आर अल्फ़ा के इक्वल होगा, है ना। अब वेलोसिटी का एक्सप्रेशन दिया रहेगा और अल्फ़ा डी ओमेगा बाई dt। नेट एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया। अब हम इसमें आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन ये है, ए पार्टिकल इज मूविंग, a particle is moving in a circle of radius 2 meter with speed 2 meter per second। ये दिया है, फाइंड फर्स्ट ओमेगा, सेकंड AC मतलब सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, थर्ड AT टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एंड फोर्थ अल्फ़ा। एकदम आसान से क्वेश्चन है। मोशन यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म, ये वेलोसिटी से पता चलेगा। स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है, कांस्टेंट है,
वेरिएबल कैसा होता, टी का फंक्शन होता, पोजीशन का फंक्शन होता। सो यहाँ पर हमारे पास जो रेडियस दिया हुआ है वो 2 मीटर दिया है 2, और जो स्पीड दिया है वो 2 मीटर पर सेकंड दिया है। फर्स्ट में अपने को ओमेगा बताना है, ओमेगा होगा v/r, सो b इज़ 2/2, दिस इज़ 1 रेडियन पर सेकेंड। सेकेंड AC इज़ v²/r, b 2 है, सो 4/2, इट इज़ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थर्ड में आपसे AT पूछ रहा है, सो AT इज़ dv/dt, 0 आ गया क्योंकि स्पीड तो कांस्टेंट है, d/dt 2 इज़ ए कांस्टेंट, सो ये 0 हो जाएगा। यदि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, स्पीड नहीं बदल रही, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। अब मेरे को अल्फ़ा निकालना है, अल्फ़ा कितना होगा d/dt, ये भी कांस्टेंट ही है ना, 1 आया है, सो दिस इज़ d/dt 1 और आ गया 0, तो ये भी 0 आ गया। तो इस तरीके से बता सकते हैं, यह हम यहाँ पर एक्सप्रेशन लगा सकते थे, AT इज़ इक्वल टू R अल्फ़ा, सो AT कितना था 0, R की वैल्यू 2 इंटू अल्फ़ा, सो अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 0। यदि AT 0 है तो अल्फ़ा ज़रूर 0 होगा। सो इस तरीके से मैंने आपको एक सिंपल सा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्वेश्चन कराया। यदि पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है तो उसकी स्पीड कांस्टेंट होगी, लेकिन उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी। सो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से हर टाइम पर सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन लगेगा, जिसको हम सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन या नॉर्मल एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, जिसकी वैल्यू b²/r के बराबर होगी। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन AT 0 होगा और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फ़ा भी 0 होगा। सो इस क्वेश्चन में हमें नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए एक्सेलरेशन ओमेगा वगैरह निकालना है। सो ए पार्टिकल is moving in a circle of radius 2 meter with speed 2t meter per second. Find first omega, second AC, third AT, fourth alpha. So it is non-uniform circular motion. अब देखिए क्या क्या दिया है, रेडियस दिया है 2 एंड स्पीड दिया है 2t। इट इज़ डिपेंडिंग ऑन टाइम, तो t इज इक्वल टू 0 पर रेस्ट से चला, फिर t इज इक्वल टू 1 पर 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इस तरीके से बढ़ती रहेगी। अब फर्स्ट अपने को बताना है ओमेगा इज इक्वल टू b/r, सो यहाँ हो जाएगा 2t/2, सो ये हो जाएगा t रेडियन पर सेकेंड। सेकेंड AC b²/r, सो 4t² r है 2, सो यहाँ हो जाएगा 2t², दिस इज़ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। AC आ गया एंड अब है यहाँ पर थर्ड AT बिहेव dv/dt, AT r अल्फ़ा से भी आ जाएगा, d/dt एंड v इज़ 2t। सो AT की जो वैल्यू है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर आ जाएगी। एंड d है अल्फ़ा, अल्फ़ा इज़ d/dt, आप वहाँ से बता सकते हैं d/dt, सो d/dt ओमेगा इज़ t से आ जाएगा 1 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, या r AT इज़ इक्वल टू r अल्फ़ा। सो AT है मेरे पास 2, r इज़ 2 एंड अल्फ़ा, सो अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, 1 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। सो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, इजी था। सो दो तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं सर्कुलर मोशन में, या तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा या तो नॉन यूनिफॉर्म होगा। नॉन यूनिफॉर्मिटी बताने के लिए हम स्पीड दी रहेगी, स्पीड जो है ये टाइम का फंक्शन है, टाइम का फंक्शन हो सकता है और या डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन हो सकता है, दोनों में से कोई भी दिया जा सकता है हमें। यहाँ पर है ए पार्टिकल इज मूविंग
in a circle of radius r. With speed v is equal to k into s, where s is distance along the circumference. Find, and k is constant, find first AC, second AT and third A total acceleration. K is constant and s is distance along the circumference. So, first is AC, AC is v square by r, v is k square s square डिवाइड बाई r, ये फर्स्ट आ गया. सेकंड पूछा AT, AT इज dv बाई dt, सो d बाई dt k अंडर रूट s, सो AT इज इक्वल टू k ds बाई dt, सो इट इज k इंटू v, ds बाई dt रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज योर स्पीड, तो ये kv हो जाएगा k इंटू v, और v की वैल्यू हमें दिया है कितना ks, और वैल्यू पुट कर दीजिए क्योंकि v तो नॉन नहीं है, k और v है, तो यहाँ हो जाएगा k स्क्वायर इंटू एस, ऐसे बता सकते हैं. ऐसे नहीं बताना है तो AT निकालने का आपका और तरीका हो सकता है. क्या होगा, AT इज इक्वल टू v dv बाई ds एक्सेलेरेशन, और आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए v एंड d बाई ds, और दिस इज ks. सो AT b की वैल्यू k इंटू एस, और इसका इंटीग्रल डिफरेंशियल k, सो इट इज़ k स्क्वायर एस. सो दोनों में से आप कैसे भी लगा सकते हैं. देन थर्ड है हमारे पास a अंडर रूट ए सी स्क्वायर प्लस ए, नेट एक्सेलेरेशन, केवल मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ, डायरेक्शन निकालना होगा तो tan थीटा आप जो है AT बाई ए सी है, AC बाई AT दोनों में से कैसे भी बता सकते हैं. सो AC जो है मेरे पास कितना दिया है, ये k स्क्वायर एस प्लस AT, हाँ AT k स्क्वायर एस है, AC k स्क्वायर एस स्क्वायर बाई आर होल स्क्वायर एंड दिस स्क्वायर. इस तरीके से हम बता सकते हैं. मैंने AT पहले लिख दिया और AC बाद में लिख दिया. सो ऐसे हम एक्सेलेरेशन पार्टिकल का बता सकते हैं. सो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है. नॉन यूनिफॉर्म क्यों है, बिकॉज स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस कवर्ड अलॉन्ग द सर्कमफरेंस. जैसे ऐसे पार्टिकल चलता रहेगा उसकी डिस्टेंस लगातार बढ़ती रहेगी तो उसकी स्पीड भी लगातार बढ़ती रहेगी. तो इस तरीके से हम सर्कुलर मोशन के काइनेमेटिक्स पर इजीली क्वेश्चन सॉल्व करके बता सकते हैं. तो यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन कराना चाहता हूँ, इसके बाद हम इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे. सो है क्या कि एक पार्टिकल है मेरे पास, ये एक स्ट्रेट लाइन है, दिस इज स्ट्रेट लाइन. इस स्ट्रेट लाइन में ये पार्टिकल P किसी स्पीड b से जा रहा है ऐसे. सो पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन विथ स्पीड b. सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, पार्टिकल इज मूविंग on a straight line with speed v, v स्पीड से चल रहा है. अब मेरे को ये बताना है कि इस पार्टिकल का मोशन प्योर ट्रांसलेशन है या रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन है. सो क्वेश्चन में ये है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट ऑप्शन है, अपने को ये बताना है कि प्योर ट्रांसलेशनल है कि ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन है. फर्स्ट है मोशन ऑफ द पार्टिकल, मोशन ऑफ द पार्टिकल इज प्योर ट्रांसलेशन, प्योर ट्रांसलेशन. नेक्स्ट है मोशन ऑफ द पार्टिकल, मोशन ऑफ द पार्टिकल इज, मोशन ऑफ द पार्टिकल इज कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन. सो अपने को ये बताना है कि पार्टिकल का जो मोशन है वो कंबाइंड ट्रांसलेशन या रोटेशन है. सो
motion of the particle is motion of the particle is translation and rotation। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बच्चों को क्लियर होता नहीं है। सो ऑब्वियसली किसी भी पार्टिकल का जो मोशन है वो सबसे पहले ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है। सो मोशन हैज ए मीनिंग फॉर ए ऑब्जर्वर ओनली। सो पहला हम स्टेटमेंट अपने को ध्यान रखना है, मोशन हैज ए मीनिंग फॉर ऑब्जर्वर, मोशन हैज ए मीनिंग फॉर ऑब्जर्वर ओनली। सो आप पहले आपको ऑब्जर्वर देखना होगा। बहुत बार हम ऑब्जर्वर होते हैं, मैं अपने को ऑब्जर्वर मान लिया या आपने अपने को ऑब्जर्वर मान लिया। सो मोशन का मतलब केवल और केवल ऑब्जर्वर के लिए। तो जब भी कभी आपको ये बताना हो कि कोई पार्टिकल ट्रांसलेशनल मोशन में है, रोटेशनल मोशन में है, तो पहले पता करिए कि कौन सा ऑब्जर्वर है। ये जा तो स्ट्रेट लाइन में ही रहा है, स्ट्रेट लाइन में जाने का कभी भी मतलब ये नहीं होगा कि पार्टिकल जो है वो ट्रांसलेशनल मोशन में ही है। उसके पास रोटेशनल कंपोनेंट हो सकता है। यदि उसका एंगल किसी पॉइंट से बदल रहा होगा तो रोटेशनल मोशन होगा। जैसे मान लिया कि पार्टिकल पहले ए पॉइंट पर है बी स्पीड से, कुछ टाइम बाद पार्टिकल बी पॉइंट पर पहुंच गया, ये यहाँ पर आ गया, वही स्पीड है। अब मैं आपको दो ऑब्जर्वर मानता हूँ। एक ऑब्जर्वर ये है, दिस इज़ योर ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर ओ, ये इसी लाइन पर है। तो ऑब्जर्वर ओ के लिए इसका एंगल कभी चेंज नहीं करेगा। फॉर ऑब्जर्वर ओ एंगल जो इसको लाइन ज्वाइन करी पार्टिकल को, उसका एंगल हमेशा क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो ऑब्जर्वर ओ के लिए तो ये मोशन प्योर ट्रांसलेशन है। सो फॉर ऑब्जर्वर ओ मोशन इज प्योर ट्रांसलेशन, प्योर ट्रांसलेशन मोशन है। ऑब्जर्वर ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। सो प्योर ट्रांसलेशन कब हुआ, यदि कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। सो प्योर ट्रांसलेशन कब होगा, जब ऑब्जर्वर सेम लाइन पर हो। सो ऑब्जर्वर ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, यदि वो सेम स्ट्रेट लाइन पर है तो उसका जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, बिकॉज थीटा उसका जीरो होगा एंड डी थीटा बाई डी टी भी जीरो होगा। थीटा कांस्टेंट ही है तो एंगल चेंज हो नहीं रहा, तो पार्टिकल के पास भी है। लेकिन अब मैं इसको दूसरा ऑब्जर्वर लेता हूँ। समझिए कि ये मेरी स्ट्रेट लाइन हो गई और यहाँ पहले पोजीशन ए पर माना पार्टिकल ये है और यहाँ पर बी मान लिया मैंने, एंड माई ऑब्जर्वर इज हियर, यहाँ कहीं मेरा ऑब्जर्वर है। दिस इज़ माई ऑब्जर्वर O1। सो अब जब मैं इसको मिलाऊंगा तो आप देखिए इसका कुछ ही एंगल होगा। किसी भी जगह से आप एंगल ले सकते हैं। सपोज एंगल लेना तो एक रेफरेंस लाइन मान लीजिए, यह थीटा हो गया एंगल। जब वो यहाँ पहुँच गया तो आपका थीटा बदल गया। सो इट हैज़ डिफरेंट थीटा, थीटा 1 मान लिया। सो जैसे जैसे पार्टिकल आगे जाता रहेगा उसका किसी रेफरेंस लाइन से एंगल देखना है तो आपको कोई रेफरेंस लाइन मिलना होगा। आप हॉरिजॉन्टल ले लीजिए, वर्टिकल ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। सो जैसे जैसे पार्टिकल आगे जा रहा है उसका एंगल क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो फॉर दिस ऑब्जर्वर एंगल ऑफ द पोजीशन वेक्टर इज चेंजिंग। सो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, फॉर ऑब्जर्वर O1 particle is in translational and rotational motion। रोटेशनल मोशन पे होगा ही होगा, इसका मतलब इसका v तो होगा ही होगा। v इज़ नॉट जीरो, v भी है और इस पार्टिकल का ओमेगा भी होगा। सो b तो है, ट्रांसलेशनल मोशन है, इसका ओमेगा भी होगा। सो पार्टिकल, इवन इफ द पार्टिकल इज मूविंग ऑन स्ट्रेट लाइन, इवन देन इट कैन हैव एंगुलर वेलोसिटी। सो ऐसा नहीं है कि यदि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो उसका ओमेगा नहीं होगा।
वो ऑब्जर्वर पर डिपेंड करेगी। जैसे मान लेते हैं कि आप बैठे हुए हैं, आपके सामने से कोई होके जाता है स्ट्रेट लाइन में, तो आपको अपनी गर्दन को घुमानी पड़ेगी, या अपना कैमरा लेकर के खड़े हैं और कोई आपके सामने से निकल के जा रहा है और आप उसको फ़ोटोग्राफ खींचना चाहते हैं, तो आपको अपने कैमरे को क्या करना पड़ेगा, रोटेट करना होगा। जैसे मान लिया मैं कि यहाँ पर ये कोई रोड है ऐसे, एंड सपोज कि यहाँ से कोई ये कार चलती हुई जा रही है किसी स्पीड से, और आप यहाँ पर बैठे हुए हैं कैमरा लेकर के। सो आप ये हैं और इसकी फ़ोटोग्राफ खींचना चाहते हैं। आपके पास एक कैमरा है, इस कैमरे से आप इसको फ़ोटोग्राफ खींचना चाहते हैं। तो पहले कैमरा यहाँ है, फिर यदि कार यहाँ आ गई इधर की तरफ, तो ऐसा तो है नहीं कि कैमरा आप इधर ही की तरफ रखे रहेंगे, आपको अपने कैमरे को क्या करना पड़ेगा, इधर रोटेट करना पड़ेगा। फिर आपकी कार मान लो आगे चली जाती है, यहाँ पर 20 स्पीड है, तो फिर आपको अपने कैमरे को रोटेट करना होगा। इस तरीके से आपके कैमरे का रोटेशन क्या होता रहेगा, लगातार चेंज होता रहेगा। सो इस पार्ट आपके लिए, ऑब्जर्वर के लिए, ये जो कार जा रही है इसकी ये ट्रांसलेशनल मोशन में भी है और रोटेशनल मोशन में। तो फॉर दिस ऑब्जर्वर कार इज इन रोटेशनल मोशन ऑल्सो। इसका अपना एंगुलर वेलोसिटी होगा। एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, कैसे निकालेंगे, ये भी मैं आपको आगे कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। यदि उसकी एंगुलर वेलोसिटी है तो आप v = r ओमेगा लगा करके सॉल्व कर सकते हैं। ये परफेक्ट सर्कल में नहीं है, हर टाइम पे उसका अपना एक अलग सर्कल बनेगा। यदि आप इसको सेंटर मान लेते हैं तो यहाँ अलग सर्कल बना, फिर अलग बन गया, फिर अलग बन गया। सो पार्टिकल जो है इंक्रीजिंग रेडियस के सर्कल में चक्कर बना रहा होगा, वो आपको परफेक्ट सर्कल कभी भी नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि उसका एंगुलर वेलोसिटी है। सो एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए आप मान सकते हैं किसी इंस्टेंट पर वो एक सर्कुलर मोशन में है, और फिर v = r ओमेगा लगा सकते हैं। सो मैं भी आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल में इसकी जो है एंगुलर वेलोसिटी निकालना सिखाता हूँ कि हम एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं। सो क्वेश्चन ये है, फाइंड एंगुलर velocity, find angular velocity of a particle, find angular velocity of a particle with respect to a। आपको बताना पड़ेगा किसके रिस्पेक्ट में है। सो एक एक क्वेश्चन मैं आपको इसमें करके बता रहा हूँ। सो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि मेरा पॉइंट यहाँ पर है ए, यहाँ से 2 मीटर की डिस्टेंस पर एक पार्टिकल है, ये दिस इज़ आवर पार्टिकल। इसकी स्पीड, इसके 90 डिग्री पर इसकी स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड। सो आराम से बता सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी होने का मतलब जब पार्टिकल ऊपर जा रहा होगा तो उसका एंगल लगातार चेंज होगा। सो ए के लिए पार्टिकल आपको रोटेट करता हुआ दिखेगा। तो जब रोटेट करता दिखेगा तो हम इंस्टेंटेनियस एंगल निकालेंगे। सो यहाँ पर वेलोसिटी कैसे बताएंगे, एक एक पार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आर ले लेंगे, आर है 2 मीटर, एंड बी परपेंडिकुलर लेंगे हमेशा। इस रेडियस और ये वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए। इस इंस्टेंट पर मान लेता हूँ मैं कि पार्टिकल जो है इस सर्कल में चक्कर लगा रहा है, हर इंस्टेंट पर अलग अलग होगा। तो ये है, तो ये वेलोसिटी टेंजेंशियल होनी चाहिए इसके, और ये क्या हो गया आर और वी, और ये इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए वी परपेंडिकुलर। हर टाइम पर परपेंडिकुलर होगा ऐसा जरूरी नहीं है, तो आपको परपेंडिकुलर कंपाउंड लेना होगा, तभी आप बता सकते हो इंस्टेंटली ये इस सर्कल में चक्कर लगा रहा होगा। तो बी परपेंडिकुलर किसके इक्वल है 4। तो ओमेगा = हो जाएगा बी परपेंडिकुलर डिवाइड बाई आर। बी परपेंडिकुलर 4/2, सो इट इज़ 2 रेडियन पर सेकेंड। तो बहुत आसानी से आप बता सकते हैं। b = r ओमेगा जब मैंने आपको पढ़ाया था, जैसे मान लेता हूँ कि पार्टिकल है ये सर्कल में चक्कर लगा रहा है, तो ये वेलोसिटी v और ये रेडियस r, ये एक दूसरे से क्या होते हैं 90 डिग्री पर होते हैं, बिकॉज वेलोसिटी इज टेंजेंट टू द पाथ एंड r रेडियस है, तो रेडियस साइन टेंजेंट, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। आप b = r ओमेगा लगाना चाहते हैं उस पार्टिकल के लिए, तो चल तो स्ट्रेट लाइन से रहा है, लेकिन ऑब्जर्वर के लिए उसका एंगल चेंज हो रहा है, तो उसके पास उसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी। तो जब आप ये लगाना चाहेंगे तो आपको b परपेंडिकुलर ही चाहिए, क्योंकि v = r ओमेगा में जिस इंस्टेंटेनियस सर्कल में चक्कर लगाएगा तो वेलोसिटी तो टेंजेंट की तरफ होगी, तो वेलोसिटी और वो एक दूसरे के 90 डिग्री पर होंगे, इसलिए हम उसे b परपेंडिकुलर लिख रहे हैं। तो ऐसे आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर है पॉइंट, ये 2 मीटर है, ये पार्टिकल है और ये इधर की तरफ जा रहा है।
6 मीटर पर सेकंड से और उसकी एंगल 30 डिग्री दी है। सो आप सबसे पहले सॉल्व करने के पहले इसके वेलोसिटी के कंपोनेंट लेंगे। ये जो पॉइंट है यहाँ से इसको मिलाएंगे तो ये हमेशा r होगा। इस r पर परपेंडिकुलर लेंगे तो इस r पर परपेंडिकुलर ये p cos 30 होगा और इस साइन होगा। तो दो कंपोनेंट आप ले लेंगे। ये जो मेरे पास r है a वाला, ये तो r हो गया, और ये वेलोसिटी का कंपोनेंट ले लूँगा b परपेंडिकुलर। सो दिस इज़ योर b परपेंडिकुलर ऐसे। सो इधर वाला कौन सा कंपोनेंट होगा v cos 30 और इधर वाला b sin 30। कंपोनेंट अपने को लेने आता है। यदि मैं इस वेलोसिटी के कंपोनेंट लूँ तो इधर की तरफ कौन सा होगा 6 cos 30 और इसके परपेंडिकुलर वाला कौन सा होगा 6 sin 30। सो b परपेंडिकुलर कितना है 6 sin 30। सो यहाँ पर मैं लिख दूंगा b परपेंडिकुलर इज 6 sin 30। तो 6 इंटू 1/2 इट इज़ 3 और r तो वो 2 मीटर ही दिया है। सो r इज इक्वल टू 2 मीटर। सो ओमेगा इज b परपेंडिकुलर, ओमेगा इज इक्वल टू b परपेंडिकुलर डिवाइड बाई r। सो b परपेंडिकुलर इज 3/2 रेडियन पर सेकेंड। सो हम जिस भी पॉइंट के अबाउट निकालना चाहते हैं वेलोसिटी, पहले वहाँ से पार्टिकल को ज्वाइन कर देंगे एक लाइन से। अब ये पार्टिकल यहाँ पर चल रहा है, ऐसे जा रहा है तो दो हैं, ये आगे भी जा रहा होगा, इधर भी जा रहा होगा। सो पार्टिकल किसी भी इंस्टेंट पर एक सर्कल पर रोटेट करता हुआ इस ऑब्जर्वर को दिखेगा। यदि उसकी एंगुलर वेलोसिटी है, मतलब वो रोटेट कर रहा है, तो रोटेट करता हुआ दिखेगा। तो इसको लगाने के लिए हम क्या करेंगे, ये उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लेंगे और परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से हम एक छोटा सा पार्ट और कर सकते हैं। ये मेरा ऑब्जर्वर ए हो गया विद रिस्पेक्ट टू ए, यही मैंने बताया था आपको 2 पॉइंट, और इधर की तरफ भी है हमारे पास ये 4 मीटर पर सेकंड है और एंगल 30 डिग्री है, इसका बताना है। सो सबसे पहले ऑब्जर्वर से पार्टिकल का डिस्टेंस लेंगे, r होगा। सो सॉल्यूशन में r की वैल्यू तो मेरे पास कितनी हो गई 2 मीटर हो गई। अब मैं इसका कंपोनेंट लूँगा तो इधर की तरफ जो कंपोनेंट है पार्टिकल का ये वाला, इस r की तरफ, ये तो हो जाएगा 4 cos 30। कंपोनेंट लेना मैंने आपको सब पहले बता रखा है, जिसके साथ एंगल बनता है cos, और जो परपेंडिकुलर वाला है वो 4 sin 30 हो गया। सो यहाँ पर आप जब देखेंगे सो b परपेंडिकुलर जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा 4 sin 30। 4 sin 30 4 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 2 हो गया। सो ओमेगा इज इक्वल टू b परपेंडिकुलर बाई r। सो दिस इज 2/2 1 रेडियन पर सेकेंड। तो बहुत क्लियर है कि यदि आप किसी पॉइंट से, क्वेश्चन ये था कि हमारे पास कोई एक ऑब्जर्वर ए है, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ए। तो ये ऑब्जर्वर है और पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, या इधर स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, या इधर स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, और या इधर की तरफ स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। तो हम जिस पॉइंट से निकालेंगे सबसे पहले उसको ज्वाइन कर देंगे पार्टिकल को, तो वो r होगा। फिर यदि वो वेलोसिटी को देखेंगे, यदि वो वेलोसिटी उसके लाइन पर ही है तो एंगुलर वेलोसिटी होगी नहीं, वो वैसे ही चलता रहेगा, एंगल चेंज नहीं होगा। तो जो उस r पर कंपोनेंट है उसकी वजह से एंगुलर वेलोसिटी नहीं आएगी, क्योंकि पार्टिकल इसी लाइन पे आगे जा रहा है तो आगे उसका एंगल होगा ही नहीं। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन मैंने आपको सिखा रखा था कि यदि पार्टिकल इसी में चल रहा होगा तो उसका d(θ/dt) 0 होगा फॉर ऑब्जर्वर, फॉर प्योर ट्रांसलेशन मोशन होगा ऑब्जर्वर ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। तो उसी स्ट्रेट लाइन वाले के लिए नहीं होगा। तो मैंने क्या किया कि जब मुझे कैलकुलेट करना है तो मैंने इसके दो कंपोनेंट ले लिया, एक उस लाइन पर, एक उसके परपेंडिकुलर। तो जो पैरेलल कंपोनेंट है इस पार्टिकल का b पैरेलल, वो तो इसी पर है, तो इस कंपोनेंट की वजह से ओमेगा नहीं हुआ, इसको ड्रॉप कर दिया तो केवल और केवल कौन सा हुआ b परपेंडिकुलर। सो परपेंडिकुलर कंपोनेंट वाले से हम आसानी से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं वेलोसिटी। सो एंगुलर वेलोसिटी निकालना हो किस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, वहाँ से पार्टिकल को मिला देंगे, वो r होगा। जब एक बार r पता चल गया तो उस r पर हम परपेंडिकुलर वेलोसिटी का कंपोनेंट लेकर के सॉल्व कर लेंगे। सो इसमें हम पार्टिकल ए के रिस्पेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे। सो फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल b with respect to पार्टिकल a। दो पार्टिकल चल रहे हैं इन क्वेश्चंस में। सो हमें
निकालना है पार्टिकल बी की वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में। सो आप देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ये मेरे पास दो पार्टिकल हैं ए और बी, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 मीटर दिया है। ये 90 डिग्री पर है यहाँ पर। ये पार्टिकल इधर ए बी लाइन से ऊपर की तरफ जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, और यहाँ पर जो है ये 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। सो पार्टिकल ए को पार्टिकल बी रोटेट करता हुआ दिखेगा। क्यों? क्योंकि 1 सेकंड में तो कहाँ चला गया 4, ये केवल 2 गया। सो पार्टिकल जो है अभी भले वो यहाँ पर है, लेकिन इस पार्टिकल की स्पीड ज़्यादा है, तो ये 1 सेकंड में 2 मीटर जाएगा तो 4 चला गया। तो ये जो लाइन अभी ऐसे है वो लाइन टिल्ट कर जाएगी। सो पार्टिकल ए को पार्टिकल बी रोटेट करता हुआ क्यों दिखेगा? क्योंकि उसके पास अपनी वेलोसिटी है। तो ए और बी को ज्वाइन करने वाली पहले लाइन देखेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले हम क्या करेंगे, ए और बी को ज्वाइन करके लाइन निकालेंगे। तो ये आर हो गया, और आर कितना हो गया 2 मीटर। अब आप निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में तो रिलेटिव वेलोसिटी ऐसे आ जाएगी। तो 4 - 2 = 2 मीटर पर सेकंड। अब ओमेगा जो है, जो बी का ए के रिस्पेक्ट में निकालना है, ये होगी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए डिवाइड बाई आर। सो हुआ कितना 2/2, दिस इज़ 1 रेडियन पर सेकेंड। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करके बता सकते हैं। सेकंड है, सेम वही क्वेश्चन है, बट मैं इसकी वेलोसिटी जो चेंज कर देता हूँ। 2 मीटर इधर की तरफ, तो ये किससे है 4 से जा रहा है, और ये इधर 2 से जा रहा है। अब इसकी एंगुलर वेलोसिटी निकालना है। तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है ये तो आर हो गया। सो आर की वैल्यू तो मेरे पास 2 मीटर हो गई। अब रिलेटिव वेलोसिटी, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये होगा वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। सिंपल से रिलेटिव, तो ये ऊपर और नीचे है। सो 4 - 2 अपोजिट है, सो ये 6 हो गया, 6 मीटर पर सेकेंड। सेम डायरेक्शन में तो माइनस, अपोजिट डायरेक्शन में तो रिलेटिव ऐड कर दिया। अब ओमेगा क्या चीज़ है, दिस इज़ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल ए। तो यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी बाई आर, यहाँ कितना हो जाएगा 6/2, इट इज़ 3 रेडियन पर सेकेंड। सो इस तरीके से इसकी एंगुलर वेलोसिटी हम बता सकते हैं। अब मान लेता हूँ कि मेरा जो पार्टिकल है वो परपेंडिकुलर नहीं है, तो परपेंडिकुलर नहीं है तो भी हम जो है उसको आसानी से बता सकते हैं। सो पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो उस लाइन पर परपेंडिकुलर हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। सो सपोज़ ये ए हो गया, यहाँ बी हो गया, ये डिस्टेंस है आर, और इस टाइम पर इसकी वेलोसिटी v1 एंगल θ1, इसी वेलोसिटी से जा रहा है ये v2, और इसका एंगल कितना है θ2 है। सबसे पहले ये आर तो अपने को दिया है। अब ए और बी के हम कंपोनेंट लेंगे। सो कौन से कंपोनेंट लेंगे, आर के पैरेलल और परपेंडिकुलर। सो इधर की तरफ कौन सा कंपोनेंट हो गया v1 cos थीटा, और इधर की तरफ जो कंपोनेंट हो गया वो v1 sin थीटा। ये जो इधर की तरफ लेंगे हम कंपोनेंट, ये कौन सा हो जाएगा v2 cos थीटा, और इधर की तरफ हो जाएगा v2 sin थीटा। सो ये परपेंडिकुलर वाला कौन सा है, b1 और b2, ये a हो गया और b, और हमें तो परपेंडिकुलर वाला ही चाहिए। सो वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, और एक कौन सा कंपोनेंट परपेंडिकुलर वाला। सो ये कैसे लिखूँगा मैं, v2 sin θ2 माइनस b1 sin θ1, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लेंगे, और हमें दिया ये दिस इज़ योर आर। सो ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये क्या हो जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट परपेंडिकुलर डिवाइड बाई आर। सो ये हमारे पास आ गया यहाँ पर b2 sin θ2 माइनस b1 sin θ1 डिवाइड बाई आर। सो यदि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में भी चल रहे हों तो भी उनकी अपनी एंगुलर वेलोसिटी हो सकती है, और एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए हम v = r ओमेगा लगाना चाहते हैं। v = r ओमेगा लगाने में एक बात ध्यान रखनी है कि हमारा जो v है वो हमारे r के क्या है, परपेंडिकुलर है। सो इस तरीके से हम जो है इसकी वेलोसिटी बता सकते हैं। अब ये जो वाला जो कंपोनेंट है इसकी वजह से पार्टिकल एक दूसरे के नज़दीक आ रहे होंगे। सो एंगुलर वेलोसिटी बताने के लिए हम आराम से सॉल्व करके बता सकते हैं। सो b2 sin θ2 माइनस b1 sin θ1 डिवाइड बाई कितना हो गया r हो जाएगा।
इस क्वेश्चन में हमारे पास ये दिया हुआ है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ से एक ऑब्जर्वर ए पर बैठा हुआ है और ये एक पार्टिकल है जो इस लाइन पर 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। सो आप इसको यहाँ से मिला दीजिए और ये इसका एंगल थीटा, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से ये वाली ये 10 मीटर दी हुई है। सो पार्टिकल इज मूविंग ऑन स्ट्रेट लाइन विद 10 मीटर पर सेकंड, और ये हमारा ऑब्जर्वर है। तो जिस समय कुछ पार्टिकुलर थीटा दिया होगा उस समय इसकी एंगुलर वेलोसिटी निकाल, जैसे जैसे पार्टिकल जाएगा उसका एंगल चेंज होता रहेगा। सो ये पार्टिकल जो है हमारा, ये जो पार्टिकल P जो है 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है इस लाइन पर, जिसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑब्जर्वर से 10 मीटर है, तो पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी होगी। क्यों? क्योंकि उस पार्टिकल का एंगल चेंज होगा। सो मेरे को क्या निकालना है, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल with respect to A when theta is equal to 60 डिग्री। तो थीटा 60 डिग्री उसे बताना है। सो एकदम आसान सा क्वेश्चन है, कोई बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। मैं v इज इक्वल टू यदि आर ओमेगा से लगाना चाहता हूँ तो सबसे पहले मुझे r और v देखना पड़ेगा। सो ये मेरी लाइन हो गई, यहाँ ये मेरा ऑब्जर्वर हो गया A, और ये जो पार्टिकल है इस पार्टिकल को मैंने ज्वाइन कर दिया। सो पार्टिकल और ये इसकी वेलोसिटी इधर है। सो ऑब्जर्वर से पार्टिकल को ज्वाइन करने वाली लाइन तो r हो जाएगी, और इस समय एंगल कितना है 60 और ये डिस्टेंस कितना दिया है 10 दिया है। तो सबसे पहले मैं r निकाल लूँगा। सो r कैसे निकालूँगा, cos 60 इज इक्वल टू cos 60 डिग्री आ जाएगा, बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। तो ये बेस कितना है 10 डिवाइड बाई r, एंड cos 60 इज़ 1/2, सो दिस इज़ 10 बाई r। सो जो r की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 20 मीटर, ये r हो गया, r इज इक्वल टू 20 मीटर। अब मुझे क्या करना है कि इस r के परपेंडिकुलर वेलोसिटी होनी चाहिए। सो अभी आप देखिए 10 तो इधर है जो इस r के परपेंडिकुलर नहीं है। सो मुझको इस लाइन, ये तो r की लाइन हो गई, तो मुझे इसके परपेंडिकुलर चाहिए। ये आपका v परपेंडिकुलर कहलाएगा, दिस इज़ योर v परपेंडिकुलर। अब आप आसानी से बता सकते हैं 60 डिग्री है 90, तो एंगल कितना हो गया 30, तो ये वाला एंगल भी 30 हो गया। सो इधर वाला जो कंपोनेंट है ये वेलोसिटी का, ये 10 cos 30 होगा जो उसी की लाइन पर है, और इधर वाला जो एंगल होगा वो 10 sin 30 होगा, इसके मैंने कंपोनेंट ले लिया। सो जो मेरा v परपेंडिकुलर है वो 10 sin 30 होगा। हमेशा परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही लेंगे। यदि आप v इज इक्वल टू आर ओमेगा लगाना चाहते हैं तो 10 इंटू साइन 30 1/2, ये किसके इक्वल हो गया 5 के इक्वल हो गया। सो आप अब ओमेगा निकाल सकते हो, ओमेगा इज v परपेंडिकुलर बाई आर, v परपेंडिकुलर 5 और r कितना दिया है 20, सो r इज़ 20। सो ये किसके इक्वल हो जाएगा 1/4 रेडियन पर सेकेंड, ऐसे बता सकते हैं। सो एकदम आसान सा है। कभी भी किसी ऑब्जर्वर के लिए अपने को एंगुलर वेलोसिटी निकालना है, भले हमारा पार्टिकल किसी स्ट्रेट लाइन में जा रहा हो। स्ट्रेट लाइन में जाने का मतलब ये नहीं होगा कि उस पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी नहीं हो सकती है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी हो भी सकती है और एंगुलर वेलोसिटी नहीं भी हो सकती है। जो ऑब्जर्वर उस लाइन पर होगा उसके लिए उसकी एंगुलर वेलोसिटी नहीं होगी, लेकिन जो ऑब्जर्वर उस लाइन पर नहीं है उसके लिए एंगुलर वेलोसिटी उसकी ज़रूर होगी। अब मैं इसी क्वेश्चन को आपको दूसरे मेथड से सॉल्व करके बताना चाहता हूँ। ये मैथमेटिकल सोल्यूशन है, ये भी अपने को जानना समझना चाहिए। इजी मैथमेटिकल सोल्यूशन है, कोई टफ नहीं है। सो हमारा ऑब्जर्वर जो है, मान लिया मैं यहाँ से इधर की तरफ मेरा ऑब्जर्वर यहाँ पर ए पर कहीं बैठा है और ये पार्टिकल जा रहा है। सपोज़ ये एंगल कितना है थीटा, और ये इधर किसी वी वेलोसिटी से जा रहा है। वेलोसिटी कितनी दिया है 10 दिया हुआ है, एंड मान लो कि पार्टिकल की डिस्टेंस कितनी है x है। सो एंगुलर वेलोसिटी किसकी इक्वल होगी, एंगुलर वेलोसिटी होगी डी थीटा बाई डी टी, क्योंकि पार्टिकल रोटेट कर रहा है डी थीटा बाई डी टी, और जो वेलोसिटी होगी वो डी एक्स बाई डी टी। वेलोसिटी इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। सो आप यहाँ पर लिखेंगे v डी एक्स बाई डी टी, ये हो गया 10, ये क्वेश्चन में दिया है, और ओमेगा किसके इक्वल डी थीटा बाई डी टी। अब ये मेरे को देखिए r दिया हुआ है। सो r ये कितना दिया है 10,
सो अब टेन थीटा लगा दीजिए यहाँ। सो टेन थीटा मैं क्यों लगाना चाहता हूँ अभी समझाता हूँ। टेन थीटा हो जाएगा ये परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, सो इट इज़ एक्स डिवाइड बाई 10। सो आप देखिए आपको क्या चीज़ मिल गया, x इज इक्वल टू 10 टेन थीटा। अब आपको तो dx बाई डी टी पता है और डी ओमेगा बाई डी टी चाहिए, तो इसे t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। सो ये हो जाएगा dx बाई डी टी, इधर डिफ्रेंशिएट करेंगे d बाई डी टी 10 टेन थीटा, ये आ गया। अब आप जब डिफ्रेंशिएट करेंगे dx बाई डी टी इज योर वेलोसिटी v, और ये 10 तो कांस्टेंट हो जाएगा। टेन थीटा का डेरिवेटिव होगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी। डी थीटा बाई डी टी से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ थीटा है और यहाँ टी है। सो आज बहुत आसान हो गया क्वेश्चन लगाना तो हमारे लिए। अब आप वैल्यू पुट कर देंगे। सो v की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 10, तो 10 लिख दिया। ये भी कितना है 10, और उस समय पूछा है जब एंगल कितना हो 60, तो 10 इज सेक स्क्वायर 60 एंड डी थीटा बाई डी टी इज ओमेगा। सो 10 से 10 कैंसिल हो गया। सो दिस इज़ 1 इज इक्वल टू कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो 662 हो जाएगा। सो इट इज़ 2 स्क्वायर इंटू ओमेगा। सो ओमेगा इज इक्वल टू आ जाएगा कितना 1/4 रेडियन पर सेकेंड। सो आप ऐसे लगा सकते हैं। सो दोनों मेथड ही ईजी है, ये मैथमेटिकल है, ये ज़्यादा अच्छा है। यदि अपने मैथमेटिक्स समझते हैं तो हमारे लिए ज़्यादा ईजी है। मेरे पास यहाँ एक मैथमेटिक्स का फार्मूला मैंने यूज़ किया है, डी बाई डी एक्स टेन एक्स, दिस इज़ सेक स्क्वायर एक्स, और मान लो मेरे पास दिया है डी बाई डी वाई टेन एक्स, तो मैं इसको लिखूँगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स बाई डी वाई, ऐसे बता सकते हैं। वाई की जगह टी मान लेता हूँ तो आपको डाउट नहीं होगी, डी टी है तो यहाँ जो है आप डी एक्स बाई डी टी से, यहाँ एक्स है और यहाँ टी है, तो एक डी एक्स बाई डी टी से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। सो ये मैंने लिख दिया डी एक्स डिवाइड बाई डी टी। ये मैंने मैथमेटिक्स का यहाँ फार्मूला यूज़ किया। सो ऐसे करके आप बता सकते हैं। क्वेश्चन जो है हमारा कोई बहुत डिफ़िकल्ट नहीं था। हमारे पास एक पार्टिकल है जो एक लाइन में जा रहा है, मेरा ये ऑब्जर्वर है, इस ऑब्जर्वर के लिए इस पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी बताना है। हर टाइम पे एंगल उसका अलग अलग होगा, क्योंकि वो जिस सर्कल में उसको घूमता हुआ दिखाई देगा इंस्टेंटेनियस, उस सर्कल की रेडियस लगातार बढ़ती चली जा रही है। इसलिए पार्टिकल की जो रेडियस बढ़ती जा रही है तो ओमेगा इज इक्वल टू बी बाई आर से उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम दिखेगी उसका ओमेगा की वैल्यू जैसे जैसे दूर जाता जाएगा। सो हर टाइम पर हर जगह पर उसको अलग ओमेगा दिखेगा। किसी जगह पर कितना ओमेगा दिखेगा उसके लिए आपको बताएगा कि यहाँ से कितने डिस्टेंस पर है, ये दिया रहेगा या फिर थीटा दिया रहेगा। तो मैंने आपको यहाँ थीटा बता दिया कि थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री पर जब वो है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो है एंगुलर वेलोसिटी निकालना है। पार्टिकल एक सर्कल में चक्कर लगा रहा है। सो आप समझिए क्वेश्चन क्या है। ये एक सर्कल है, ये इसका सेंटर ओ है और ये पॉइंट ए, और यहाँ पर कहीं आपके पास एक पार्टिकल है, ये दिया हुआ पार्टिकल है। सो हमने दिया रहेगा कि ओ के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी है तो ए के अबाउट निकालिए। सो क्वेश्चन में मैं आपको लिखा देता हूँ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल with respect to O is 10 radian per second, is 10 radian per second. Find angular velocity, find angular velocity with respect to A। तो A के रिस्पेक्ट में कितनी होगी, दोनों पॉइंट के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी कभी भी सेम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी ये मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लिया मैंने और इसके सेंटर से लाइन ड्रॉ कर दिया, ये ओ था सेंटर, ये पॉइंट ए है और यहाँ पर मेरा पार्टिकल है जो इधर किसी वेलोसिटी से जा रहा है। मान लो एंगल थीटा है, यहाँ से भी ज्वाइन कर देंगे, थीटा चेंज होगा, और एंगल कितना मान लिया थीटा 1 मान लिया। अब आपको ट्रायंगल में पता है कि जैसे ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, ये ट्रायंगल हो गया तो दो साइड बराबर है तो उनके आमने सामने के एंगल बराबर होंगे। यदि ये थीटा 1 है तो ये भी थीटा 1 होगा, तो जो इंटीरियर एंगल का सम है वो एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। ये बहुत सिंपल सी ज्योमेट्री है। तो बाहर का एंगल कितना है थीटा, सो थीटा
जो होगा वो दोनों इंटीरियर एंगल के बराबर हो, थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा 1 ऐसे आ गया। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, सो डी थीटा बाई डी टी और यहाँ 2 डी थीटा 1 बाई डी टी। तो थीटा किसके रिस्पेक्ट में, ओ के रिस्पेक्ट में है, तो ये ओमेगा ओ आ गया और दिस इज़ 2 ओमेगा ए आ गया, ये यहाँ से थीटा 1 मान लिया, ओमेगा ए आ गया। सो ओमेगा ए इज इक्वल टू ओमेगा नॉट बाई 2, 10 दिया था तो 5 रेडियन पर सेकेंड। बहुत इजी है ये, आप जो है आप पढ़ रखे होंगे 9th-10th की ज्योमेट्री में। तो आप देखिए, जैसे मान लिया मैंने कि यहाँ पर कोई पार्टिकल है, सेंटर से मिलाया, तो यदि उसका एंगल थीटा है तो उसका ठीक हाफ जो है ये वाला बनाएगा। सेंटर से यदि आप यहाँ पर कोई आर्क लेते हैं तो सेंटर वाली आर्क जितना एंगल बनाएगी, सरकमफ्रेंस वाली आर्क हमेशा उसका आधा एंगल बनाएगी। क्यों? क्योंकि इसका डिस्टेंस डबल हो गया उतने में ही। तो यदि उसका एंगल हाफ हो गया है तो उसकी वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो बड़ा छोटा सा पॉइंट है, सेंटर के अबाउट मैंने थीटा मान लिया, पॉइंट ए के अबाउट एंगल थीटा 1 मान लिया इसी लाइन से, और यदि ये थीटा 1 है तो ये थीटा 1 मान लिया। क्यों मान लिया मैंने, ये रेडियस और ये भी रेडियस, तो इस ट्रायंगल में दो साइड बराबर हैं तो आमने सामने वाले एंगल भी बराबर हो जाएंगे। अब ज्योमेट्री की थ्योरम क्या होती है कि एक्सटीरियर एंगल दोनों इंटीरियर एंगल के बराबर होगा। या मान लो ज्योमेट्री की थ्योरम नहीं याद है तो आप ये वाला एंगल बता सकते हैं, एंगल वाला, तीनों अंदर वाले एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो x प्लस थीटा 1 इज इक्वल टू 180। अब x प्लस थीटा का सम कितना होगा, 180 होगा, तो x हो जाएगा कितना, 180 माइनस थीटा, ये x की वैल्यू आ गई, प्लस थीटा 1 इज इक्वल टू 180। सो 180 से 180 कट गया। अब आप देख लो थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा 1 आ गया। सो थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा 1, ये मैंने प्रूव कर दिया। आपको ज्योमेट्रिकली ऐसे बता सकते हैं। सो एकदम आसान सा है। सरकमफरेंस पर यदि कोई पॉइंट है तो उसके अबाउट एंगुलर वेलोसिटी हमेशा सेंटर के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी का हाफ होगी। क्यों? क्योंकि सरकमफरेंस से यदि आप किसी पॉइंट पर रख करके एंगल बनाएंगे तो उसकी वैल्यू हाफ आएगी जो सेंटर पर एंगल बनता है। डायरेक्टली यदि हमें ज्योमेट्री की थ्योरम याद है तो डायरेक्ट बता सकते हैं, अदरवाइज़ मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया कि जो सेंटर वाला एंगल है वो इसका डबल होगा। फिर मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया, डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू 2 डी थीटा 1 बाई डी टी, इसे ओमेगा ओ लिख दिया और इसे ओमेगा ए लिख दिया। ए इज़ ऑन दी सरकमफरेंस। सो जो मेरा जो ए पॉइंट है वो कहाँ पर है, सरकमफरेंस पर है, तो ओमेगा ए, तो ओमेगा ए इज इक्वल टू ओमेगा नॉट बाई 2। तो जो हमारे पास सरकमफरेंस में पार्टिकल है उस पॉइंट के अबाउट जो एंगुलर वेलोसिटी होगी, सेंटर के अबाउट जो ऑब्जर्वर है उसके अबाउट एंगुलर वेलोसिटी का हाफ होगी।